भारतीय इतिहास का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों ने लिखा है जो उस समय की सरकारों के समर्थक थे या जिन्हें सरकार का समर्थन हासिल था। यही वजह है कि वो लोग इतिहास के बारे में उन योद्धाओं के बारे में ज्यादा लिखते थे जो सरकार में बैठे लोगों को पसंद होते थे। और आप सभी जानते हैं कि भारत की आजादी के बाद सरकार बनी कांग्रेस की। अगले कई सालों तक लगातार कांग्रेस की ही सरकार बनी रही। इसलिए उस दौरान स्कूलों के पाठ्यक्रमों में मुगल सल्तनत, खिलजी सल्तनत जैसी मुस्लिम सल्तनतों के बारे में ज्यादा लिखा गया है और वही इतिहास पढ़कर हम में से ज्यादातर लोग बड़े हुए हैं। लेकिन आज जब हमारे पास इंटरनेट की सुविधा मौजूद है तो क्यों ना हम थोड़ी सी अपने रिसर्चिंग करके क्यों ना उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करें जिनका स्कूली किताबों में बहुत कम जिक्र मिलता है। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे महाराजा की कहानी बताते हैं जिन्हें भारतीय इतिहास का अंतिम हिंदू राजा कहा जाता है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इस अंतिम हिंदू महाराजा ने मुगल सल्तनत के परखच्चे उड़ाकर भारत में एक बार फिर हिंदू राजा की नींव रख दी थी। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आपको उन हिंदू महाराजा की पूरी दास्तां सुनाते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर इतिहास। दरअसल जिन हिंदू महाराजा की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है हेमू, जो बाद में हेमू विक्रमादित्य हुए। साल 1501 हरियाणा में रेवाड़ी के गांव में कुतुबपुर में एक योद्धा ने जन्म लिया जिनका नाम रखा गया हेमचंद्र। उनके परिवार में किराने का काम होता था। अकबर के जीवनकार अबुल फजल उनको एक फेरी वाला बताते हैं जो रेवाड़ी की गलियों में नमक बेचा करते थे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका जैसा भी पेशा रहा हो, वो शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल हो गए। जल्द ही वो बादशाह के विश्वास पात्र बन गए और प्रशासन में उनका हाथ बटाने लगे। बादशाह ने उन्हें खुफिया और डाक विभाग का प्रमुख बना दिया। बाद में इस्लाम शाह को उनमें सैनिक गुण भी दिखाई दिए, जिसकी वजह से उन्होंने हेमू को अपनी सेना में वो स्थान दे दिया जो शेर शाह सूरी के जमाने में ब्रह्मजीत गौड़ को मिला करता था। आदिल शाह के शासनकाल में हेमू को वकीले आला यानी प्रधानमंत्री का दर्जा मिल गया। जब आदिल शाह को खबर मिली कि हुमायूं ने वापसी कर दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया है तो उन्होंने हेमू को मुगलों को भारत से निकाल बाहर करने की जिम्मेदारी सौंपी। ये लम्हा दरअसल हेमू के पास मौका था इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का। हेमू ने 50,000 लोगों की अपनी सेना, 1,000 हाथियों और 51 तोपों के साथ दिल्ली की तरफ कूच किया। कालपी और आगरा के गवर्नर अब्दुल्ला उज़्बेक खां और सिकंदर खां डर के मारे अपना शहर छोड़कर भाग निकले। इतिहासकार के भारद्वाज अपनी किताब हेमू नेपोलियन ऑफ मेडिवल इंडिया में लिखते हैं कि दिल्ली के मुगल गवर्नर टार्डी खां ने हेमू को रोकने का पूरा इंतजाम किया। हेमू 6 अक्टूबर 1556 को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने तुगलकाबाद में अपनी फौज के साथ डेरा डाला। अगले दिन उनकी और मुगलों की सेना के बीच भिड़ंत हुई जिसमें मुगलों की हार हुई और टार्डी खां अपनी जान बचाने के लिए पंजाब की तरफ भागा जहां अकबर की फौज पहले से मौजूद थी। हेमू ने विजेता के रूप में दिल्ली में प्रवेश किया और अपने सिर के ऊपर शाही छतरी लगाकर हिंदू राज की स्थापना की और नामी महाराजा विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की। उन्होंने अपने नाम से सिक्के गढ़वाए और दूर दराज के प्रांतों में गवर्नर नियुक्त किए। खैर, दिल्ली में हार की खबर अकबर तक 13 अक्टूबर 1556 को उनके 14वें जन्मदिन से 2 दिन पहले पहुंची। उस समय अकबर पंजाब में जालंधर में बैरम खां के साथ थे। अकबर के दिल में दिल्ली से अधिक महत्व काबुल का था, लेकिन बैरम खां इससे सहमत नहीं थे। मशहूर लेखिका पार्वती शर्मा अकबर की जीवनी अकबर ऑफ हिंदुस्तान में लिखती हैं कि अकबर के सामने विकल्प साफ थे, या तो वो हिंदुस्तान के बादशाह बने या लौटकर काबुल के आराम में रहकर सिर्फ क्षेत्रीय बादशाह बने रहें। हुआ ये कि जब टार्डी खां दिल्ली से भागकर अकबर के खेमे में पहुंचे तो अकबर शिकार खेलने गए हुए थे। बैरम खां ने टार्डी खां को अपने तंबू में बुलवा भेजा। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद बैरम खां अपनी शाम की नमाज के लिए वजू करने के लिए उठ गए। तभी बैरम खां के लोगों ने तंबू के अंदर घुसकर टार्डी खां का कत्ल कर दिया। जब अकबर शिकार कर वापस लौटे तो बैरम खां के नंबर 2 पीर मोहम्मद ने उन्हें टार्डी खां की मौत की खबर सुनाई। बैरम खां ने पीर के जरिए अकबर को संदेश भिजवाया कि उन्हें उम्मीद है कि वो उनके इस कदम का समर्थन करेंगे ताकि दूसरों को सबक मिले कि जंग से भागने वालों का क्या हश्र होता है। उधर जब हेमू को पता चला कि मुगल जवाबी हमला करने की योजना बना रहे हैं तो उन्होंने पहले ही अपनी तोपें पानीपत की तरफ भेज दी। बैरम खां ने भी अली कुली शैबानी के नेतृत्व में 10,000 लोगों की सेना पानीपत की तरफ रवाना कर दी। शैबानी एक उज़्बेक थे और उनकी गिनती मशहूर लड़ाकों में होती थी। अबुल फजल अकबर की जीवनी अकबरनामा में लिखते हैं कि हेमू ने बहुत तेजी के साथ दिल्ली छोड़ी।
दिल्ली से पानीपत की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम थी। उस इलाके में भयानक सूखा पड़ा हुआ था, इसलिए रास्ते में आदमजात का नामो निशान नहीं था। हेमू की सेना में 30,000 अनुभवी घुड़सवार और 500 से 1500 के बीच हाथी थे। हाथियों की सूढ़ों में तलवारें और बर्छे बंधे हुए थे और उनकी पीठ पर युद्ध कौशल में पारंगत तीरंदाज सवार थे। इससे पहले मुगल सेना ने युद्ध के मैदान में इतने लंबे चौड़े हाथी नहीं देखे थे। वो किसी भी फारसी घोड़े से तेज दौड़ सकते थे और घोड़े और घुड़सवार को अपनी सूंड से उठाकर हवा में फेंक सकते थे। हेमू राजपूतों और अफगानों की एक बड़ी फौज के साथ पानीपत पहुंचे। जेएम शीलत अपनी किताब अकबर में लिखते हैं कि अकबर को इस लड़ाई से थोड़ी दूर एक सुरक्षित जगह पर रखा गया। बैरम खान ने भी इस लड़ाई से अपने को अलग रखते हुए लड़ाई की जिम्मेदारी अपने खास लोगों पर छोड़ दी। हेमू उस लड़ाई में सिर में बिना कोई कवच लगाए हुए उतरे। वो लगातार चिल्लाकर अपने साथियों का जोश बढ़ा रहे थे। वो अपने हाथी हवाई पर चढ़े हुए थे। बदायूनी अपनी किताब मुंतखब उत त्वारिख में लिखते हैं कि हेमू के हमले इतने सधे हुए थे कि उसने मुगल सेना के बाएं और दाहिने हिस्से में अफरा तफरी फैला दी। लेकिन मध्य एशिया के घुड़सवारों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। हेमू के हाथियों के सिर पर सीधा हमला करने के बजाय उन्होंने उन पर तिरछा हमला किया, ताकि हाथी पर सवार सैनिकों को नीचे गिराकर अपने तेज तर्रार घोड़ों तले रौंदा जा सके। इस लड़ाई का जिक्र करते हुए अबुल फजल लिखते हैं कि बादलों जैसी गर्जना और शेर की तरह दहाड़ती हुई दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। अली कुली शैबानी के तीरंदाजों ने दुश्मन पर तीरों की बरसात कर दी, लेकिन लड़ाई का रुख तब भी उनकी तरफ नहीं मुड़ पाया। पार्वती शर्मा लिखती है कि शायद अकबर उस समय सोच रहे हों कि किस तरह पानीपत की पहली लड़ाई में उनके दादा बाबर की सेना ने सिर्फ 10,000 सैनिकों के साथ इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिकों को हराया था। लेकिन अकबर को यह भी अंदाजा था कि तब बाबर के पास एक गुप्त हथियार था, बारूद। लेकिन 30 साल बाद अकबर के पास कोई गुप्त हथियार नहीं बचा था। तब तक बारूद इतना आम हो चुका था कि अकबर ने सैनिक अभियान शुरू होने से पहले अपने तोपखाने के प्रमुख को आदेश दिया था कि इसे हेमू के पुतले में भरकर उसमें आग लगा दी जाए, ताकि उसके सैनिकों का मनोबल बढ़ जाए। लेकिन तभी एक चमत्कार ने मुगल सेना का साथ दिया। हेमू ने मुगल सेना के दाहिने और बाएं हिस्से में खलबली मचा दी थी। अली कुली शैबानी के सैनिक हेमू की सेना पर तीरों की बारिश कर दबाव को कुछ कम करने की कोशिश कर रहे थे। उनका एक तीर निशाने पर लगा। अबुल फजल लिखते हैं कि हेमू ने कभी भी घुड़सवारी नहीं सीखी थी। शायद यही वजह थी कि वो हाथी पर चढ़कर लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन शायद इसका ये भी कारण रहा हो कि अगर सेनापति हाथी पर सवार हो तो सभी सैनिक उसे दूर से देख सकते हैं। ऊपर से हेमू ने कोई कवच नहीं पहन रखा था। ये एक बहादुर लेकिन ना समझी भरा फैसला था। लड़ाई के रुख के खिलाफ उड़ता हुआ एक तीर अचानक हेमू की आंख को भेदता हुआ उनकी खोपड़ी में जाकर फंस गया। हरबंस मुखिया अपनी किताब द मुगल्स ऑफ इंडिया में मोहम्मद कासिम फेरिश्ता को कहते बताते हैं कि इस दुर्घटना के बाद भी हेमू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी आंख के सॉकेट से तीर को निकाला और उसको अपने रुमाल से ढक लिया। इसके बाद भी उन्होंने लड़ना जारी रखा। कहते हैं कि सत्ता पाने की भूख हेमू में अकबर से कम नहीं थी। खैर, थोड़ी ही देर में हेमू अपने हाथी के हौदे में बेहोश होकर गिर पड़े। इस तरह की लड़ाई में जब भी सेनापति इस तरह से घायल होता था, उसकी सेना की लड़ाई में दिलचस्पी जाती रहती थी। इसलिए जब अकबर और बैरम खां युद्ध स्थल पहुंचे तो उन्हें उनके सैनिक लड़ते हुए दिखने की जगह जीत की खुशी मनाते हुए दिखाई दिए। निजामुद्दीन अहमद अपनी किताब तबाकत अकबरी में लिखते हैं कि एक शाह कुली खान ने एक हाथी को बिना महावत के भटकते हुए देखा। उसने अपने महावत को हाथी पर चढ़ने के लिए भेजा। जब महावत हाथी पर चढ़ा तो उसने उसके हौदे में एक घायल व्यक्ति को पड़े हुए पाया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो घायल शख्स कोई और नहीं बल्कि हेमू था। पूरे मामले के महत्व को समझते हुए कुली खां उस हाथी को हाँक कर बादशाह अकबर के सामने ले गया। इससे पहले उसने हेमू को जंजीरों से बांध दिया था। 20 से अधिक लड़ाइयों के विजेता हेमू को रक्त रंजित हालत में 14 साल के अकबर के सामने पेश किया गया। बैरम खां ने हाल ही में बादशाह बने अकबर से कहा कि वो अपने दुश्मन को अपने हाथों से मारे। अपने सामने पड़े घायल हेमू को देखकर अकबर झिझके। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा कि मैंने पहले ही इसके टुकड़े कर दिए हैं। आसपास खड़े कुछ लोगों ने बैरम खां की बात का समर्थन करते हुए अकबर को हेमू को मारने के लिए उकसाया, लेकिन अकबर टस से मस नहीं हुए। फेरिश्ता का मानना है कि अकबर ने घायल हेमू को अपनी तलवार से छुआ भी नहीं, लेकिन विंस्टेस ए स्मिथ और हरबंस मुखिया का मानना है कि अकबर ने हेमू पर अपनी तलवार का इस्तेमाल किया।
लेकिन आम धारणा ये है कि बैरम खान ने अपनी तलवार से हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया और इस तरह से अंत हुए एक बहादुर योद्धा हेमू का। ऐसा कहा जाता है कि अगर हेमू कुछ सालों तक और जिंदा रह गए होते तो उन्होंने भारत में हिंदू राज की मजबूत नींव रख दी होती। जो खूनी इतिहास मुगल शासकों का रहा है वो नहीं रहा होता अगर हेमू जिंदा रह जाते। बहरहाल पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि बॉलीवुड वालों ने भी अपनी चाल बदली है। वो अब अकबर औरंगजेब से आगे बढ़ते हुए उन शौर्य योद्धाओं पर मूवी बना रहे हैं जिनका इतिहास जल्द ही ढूंढने से नहीं मिलता। उम्मीद है कि फिल्म मेकरों का ध्यान हेमू विक्रमादित्य पर भी कभी जाएगा और उनकी फिल्म के जरिए ज्यादा लोगों तक उनको पहचाना जाएगा और उनके जज्बे को याद किया जाएगा। खैर, हेमू विक्रमादित्य की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हेमू विक्रमादित्य जैसे और योद्धाओं के बारे में जानते हैं तो उनके नाम हमें जरूर बताइएगा ताकि हम अगली बार उनकी कहानी आपके सामने लेकर आते रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आपकी खबर इतिहास चैनल को अपना प्यार देते जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इतिहास से जुड़ी कहानियां आप तक सही समय पर पहुंचती रहें। नमस्कार।